तो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं जो देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कोहराम मचाए हुए। दोस्तों, जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपसे एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने आया हूं जो लोकसभा में बनाया गया और 16 जनवरी 2026 को यूजीसी ने पूरे देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ये काला कानून लागू कर दिया। दोस्तों, इस कानून को लागू होते ही देश के हाई कास्ट और श्रवण कास्ट के लोगों में इतना बड़ा डर व्याप्त हो गया है कि उनका कहना है कि हमारा देश पहले से ही SC/ST कानून से श्रवणों का, हाई कास्ट का शोषण हो रहा था। अब यूजीसी ने देश की समस्त यूनिवर्सिटियों में एक SC/ST कानून की तर्ज पर एक ऐसा बड़ा कानून लागू कर दिया है जिसके लागू होते ही पूरे देश के श्रवण समाज में, हाई कास्ट में रोष व्याप्त है। दोस्तों, मैं आज इसी एक्ट के बारे में आपसे गहन चर्चा करने आया हूं, देश के समस्त स्टूडेंटों के बीच में आया हूं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं इस फैसले की एक एक बारीकी को आपको बड़े सत्य व सही तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थाओं में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में समानता समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया है। इनका पालन न करने पर संस्था को डिग्री या कार्यक्रम प्रदान करने से रोकने जैसी दंड का सामना करना पड़ सकता है। नई नियमावली की आवश्यकता क्यों हुई? दोस्तों, नंबर 1, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थाओं में समानता को बढ़ावा देना। विनिमय 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया। साथ ही ये विनिमय 2012 से लागू भेदभाव रोपी नियमों का अध्ययन रूप है। नंबर 2, पिछले वर्ष फरवरी में यूजीसी ने इन नियमों का मसौदा संस्करण सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था। उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था और भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट थी। नंबर 3, मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी शिकायतों को हतोत्साहित किया जाए और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। और नंबर 4 है, अंतिम अधिसूचित नियमों में यूजीसी ने OBC को जाति आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल किया है और झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान को हटा दिया है। साथ ही भेदभाव की परिभाषा को थोड़ा विस्तारित किया गया है ताकि इसमें वर्ष 2012 के विनिमय में निहित कुछ भाषा शामिल हो। नंबर 5 है नवीन संशोधित नियमावली। अब है नवीन संशोधित नियमावली। मैंने अभी आपको जो बताई थी नई नियमावली की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब बता रहा हूं नवीन संशोधित नियमावली क्या है। नंबर 1 है जाति आधारित भेदभाव का अर्थ।
केवल जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ किया गया भेदभाव है। नंबर 1। नंबर 2, भेदभाव की परिभाषा किसी भी हितधारक के खिलाफ चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष केवल धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान, विकलांगता या इनमें से किसी भी आधार पर किया गया अनुचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई भी कार्य भेदभाव के अंतर्गत शामिल हो। नंबर 3, वर्ष 2012 के विनिमय के अनुसार भेदभाव कोई भी भेद बहिष्कार सीमा पर प्राथमिकता जिसका उद्देश्य प्रभाव, शिक्षा, समान व्यवहार को बाधित करना हो और विशेष रूप से किसी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें थोपना या मानवीय गरिमा के अनुकूल ना हो, भेदभाव कहलाएगा। नंबर 4, हालांकि इस परिभाषा में 2012 के 2 विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं हैं। संस्थाओं को जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातिगत लिंग एवं विकलांगता के आधार पर छात्रों या समूहों के लिए अलग शैक्षणिक प्रणाली या संस्थान स्थापित करने या बनाए रखने से रोकने वाला प्रावधान है। प्रवेश व स्वीकृति प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ 8 अलग अलग प्रकार के भेदभाव का उल्लेख करने वाला प्रावधान है। अब मैं आपको बताऊंगा समानता समिति या इक्विटी कमेटी, इसमें कैसे क्या कार्रवाई होगी। नंबर 1, नई नियमावली के अनुसार प्रत्येक संस्थान में समान अवसर केंद्र ईओसी स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समावेश सुनिश्चित करना है। नंबर 2, ईओसी के अंतर्गत इक्विटी कमेटी गठित होगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। नंबर 3, कमेटी में ओबीसी, विकलांगता, एससी, एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। नंबर 4, ईओसी को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। नंबर 5, इक्विटी कमेटी को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी। नंबर 6, प्रत्येक संस्थान को ईओसी की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत करनी होगी। ये मैंने आपको बताया। अब बता रहा हूँ निगरानी समिति पैनल क्या है। नंबर 1, यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति बनाएगा, जिसमें वैधानिक, पेशेवर परिषदों व आयोगों के प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे। नंबर 2, यह समिति कम से कम 2 बार बैठक करेगी, नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी, भेदभाव के मामलों की जांच करेगी और रोकथाम के उपाय करेगी। अब मैं आपको बताऊंगा संस्थानों का उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां क्या होंगी। नंबर 1, नवीन नियमावली में संस्थाओं को निम्नलिखित उत्तरदायित्व दिए गए हैं। भेदभाव को समाप्त करना, समानता को बढ़ावा देना और उपयुक्त उपाय करना। नंबर 2, संस्थान के प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी होगी कि नियमों का पालन हो रहा है। नंबर 3, अनुपालन न करने की स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थाओं को यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। उन्हें डिग्री कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से रोका जा सकता है और यूजीसी की उच्च शिक्षा संस्थाओं की सूची से हटा भी दिया जा सकता है। ये भी कार्रवाई हो सकती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में। नंबर 1, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण परीक्षा एवं अनुदान के मानकों को निर्धारित और बनाए रखने तथा इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों को निष्पादन करने के लिए की गई थी। आयोग पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक उपायों केंद्र राज्य सरकारों को परामर्श भी देता है। दोस्तों, मैंने आपको अपनी वीडियो में ये सब बता दिया है कि जो श्रवण है, जो हाई कास्ट है, वो किस बात से नाराज है, उसके लिए ये काला कानून यूजीसी ने क्यों बनाया है। वो इसलिए बनाया है, मैंने विस्तार से सब चीज़ आपको समझा दी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्टूडेंट को परेशान करता है हाई कास्ट का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब इसमें ये प्रावधान भी हटा दिया। पहले ये था कि अगर कोई झूठी कार्रवाई करता था
तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि अगर कोई बच्चा झूठी शिकायत कर दे किसी के खिलाफ कि मुझे ये व्यक्ति परेशान कर रहा है, ये लड़का परेशान कर रहा है, तो अगर वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी बात का श्रवण बच्चे, हाई कास्ट के बच्चे वो उठा रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे खिलाफ गलत शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और उसके खिलाफ नहीं होगी। इसी बात के लिए काला कानून है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना अति आवश्यक है समाज हित में, देश हित में, तो आप उस समस्या का मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। ये चैनल आपका है। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी उस समस्या का सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के समक्ष पेश करूंगा, जिससे आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।